हेल्लारो ने जो हमारी जिंदगी में हेल्लारो लाया है। डेनिस शाह घुमरा को रजत कमल दिया जाता है। मुझे सबकॉन्शियस में पता था कि मुझे एक्टिंग करनी अच्छी लगती है। जब आपको बोल रहे कि साइंस करना है वो कोरियोग्राफर के लिए तो मतलब और वहाँ पे मैं मिली अभिषेक सर से, अभिषेक शाह जो कि हेल्लारो के डायरेक्टर हैं। और उन्होंने एंकरिंग के लिए वो एक दिन आए थे। उन्होंने अपना नंबर सबको दिया था कि आपको कभी भी कुछ भी, और ही यूज्ड टू वर्क इन आकाशवाणी एट द टाइम, तो कभी भी कुछ भी आपको समझ ना हो, कोई डाउट हो, सो इज वेरी जेनरस। उन्होंने नंबर दिया था। फिर इट वेंट ऑन। नरेंद्र मोदी जी से मिले, तो कुछ बातचीत हुई क्या? क्या कैंप हो, कैसे हो? हाँ, उन्होंने गुजराती में बात करी थी। और बहुत हम सबको मतलब शाबाशी दिया था उन्होंने कि गुजराती फिल्म्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे इतना फैसिनेटिंग लगा था उनको गुजराती बोलते हुए सुना, बिकॉज जब से मैं बड़ी हुई, लाइक आई हैव सीन हिम एज द प्राइम मिनिस्टर। मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। हाँ, ये तो नेशनल फूड है गुजरात का। आपको क्या करना है वो नहीं पता है ना तो चलेगा, लेकिन आपको क्या नहीं करना है ना ये पता होगा। वो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्या नहीं करना है। वहाँ से मुझे दूरदर्शन का एक एंकरिंग जॉब मिला ना 7:30 बजे दूरदर्शन पे मेरा प्रोग्राम आने वाला है। अच्छा, और फिर वो परसेप्शन चेंज होता। आप देखते हो कि टीवी पे आप ऑलरेडी आ रहे हो, आपको स्ट्रगल के बारे में बताना ही नहीं है। ब्रॉडकास्ट आता है 7:30 बजे डेनिस शाह का प्रोग्राम आने वाला है, ऐसे सब आपको भी आता है। इंडियन नेशनल थिएटर कॉम्पिटिशन्स होती हैं अहमदाबाद में, और सारी कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। और हम लोग फाइनल्स में पहुंच गए थे। मैंने अपने पापा को बुलाया देखने को। एंड प्ले ख़त्म होने के बाद जब मैं बाहर आई और जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा पता चल गया कि हाँ, अब ये कुछ नहीं बोलेंगे। और जिससे मैं जयराज भाई से पहली बार कनेक्ट हुई, वो फिल्म हम मैनिफेस्ट करते हैं कि बने। और क्योंकि वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट किरदार है यशो का। और जब भोर कर रही थी, भोर एक्चुअली इसलिए लकी है मेरे लिए क्योंकि जब हम लोग भोर कर रहे थे उसके साइमल्टेनियसली मैंने हेल्लारो के ऑडिशंस दिए थे। उसकी साइमल्टेनियसली हेल्लारो का नरेशन का कॉल आया था जब हम लोग ऑलरेडी शूट कर रहे थे। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कि जो आप जिंदगी भर कर पाओ। 1-2 टिप्स। वेलकम टू नुक्कड़ पॉडकास्ट पावर्ड बाय अकालिको नेचुरल। आज हमारे साथ है रजत कमल अवार्ड विजेता डेनिस शाह घुमरा। डेनिस शाह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर डेनिस इनवाइटिंग शाह, मी। सबसे पहले तो लोग क्वेश्चन ये था, जब आप आ रहे थे हमने बताया था कि आप आ रहे हो, तो लोगों ने पूछा था कि इनका एजुकेशन, इनका बचपन किस तरह से गुजरा है, वो लोग जानना चाहते हैं। मैं जामनगर से हूँ, जो बहुत ही अब तो काफ़ी विकसित हो चुका है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो इट वाज लाइक अ स्मॉल ब्यूटीफुल पीसफुल टाउन। और मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ है सेंट एंस हाई स्कूल, जो कि क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल है। इट वाज अ ऑल गर्ल्स स्कूल। और 10th 12th आई थिंक मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी वैसे तो। कुछ सालों में कभी कभी कम परसेंटेज आए हैं, लेकिन हालांकि कितने परसेंट है? द लोएस्ट परसेंटेज आई थिंक वाज 72-73 ऐसा गुड कुछ। परसेंट। आई एम लाइक ऊपर चढ़ा हुआ। ऑलवेज फर्स्ट क्लास। आई एम ऑलवेज विद एडिकेटेड। बट क्योंकि उतना आता था उसमें भी पापा को ऐसा चलता था कि हाँ, कुछ ज्यादा। उस साल कितने परसेंट आए थे? 96 से सीधा 92। इतना। सो हाँ, मतलब वो था। बट एक्चुअली बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक था। मुझे याद है कि जब भी क्लास में ऐसा होता था कि कोई नए टीचर आए हैं और सबसे एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है कि बड़ा होके मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहती हूँ, हम सब चाहती हूँ थी। तो मैंने हमेशा ऐसा बोला था कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है। तो मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे डांस से बहुत लगाव था। स्कूल में मैंने बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं, बहुत कोरियोग्राफ किया है एक्चुअली। कॉन्वेंट स्कूल थी या सारी स्कूल्स में होता पता नहीं, बट हमारी स्कूल में फीस डे होता था, टीचर्स डे होता था, एनुअल डे होता था, चिल्ड्रंस डे होता था, और सब में यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस डांस एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक
जो एक्सप्रेशन कहते हैं या जो स्टेज पे जाने का एक्सपीरियंस कहते हैं, वो मेरे लिए स्कूल से ही बहुत मेरा बेस मेरी स्कूल था। मैं डांस कॉम्पिटिशन्स लाइक स्टेट लेवल डांस कॉम्पिटिशन्स में भी गई हूँ स्कूल के साइड से, जहाँ पे मेरे प्रिंसिपल और मेरे टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को पुश किया हो कि नहीं आप उसको भेजिए या आप उसको आगे बढ़ने दीजिए इस फील्ड में करके। तो आई थिंक वो शायद अंदर कहीं ना कहीं पहले से था। मेरे पापा बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा उनमें से वो चीज़ में आया है। बट तो एजुकेशन एज सच 10th 12th में मैंने अच्छा स्कोर किया। आई टुक साइंस बिकॉज मेरे पेरेंट्स को बहुत ऐसा था कि नहीं मतलब अच्छे परसेंटेज आए हैं तो आपको साइंस लेना चाहिए। फिर उसमें क्या करना चाहिए वो पता नहीं, पर साइंस लेना चाहिए। एंड मैं मना भी नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, तो मैंने ले भी लिया था। लेकिन यही 1.5-2 महीने के उसमें सुबह 6:30 के केमिस्ट्री के बैचेस में जब हमारे सर शुरू करते थे कि सो जनरली, और मैं सोच जाती थी कि ये मैं ऐसी क्यों जग रही हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कितने मिनट में सोते थे आप? तो कम्प्लीटली तो आप नहीं सो पाते हो ना, लेकिन शायद एक्टिंग तब से मतलब आती होगी मुझे, तो ऐसा हो जाता था कि या तो फिर ऐसे कि पढ़ रहे हो आप और ऐसे आंख बंद है आपकी, ऐसे ऐसे करके, तो वो सब ट्रिक्स होती थी। बट वही है कि ट्रिक्स बहुत लंबी नहीं चलती। तो मैंने बहुत क्लियरली अपने पेरेंट्स को बोला और पापा मान भी गए, मम्मी भी मान गई, और मैं वापस अपने कॉमर्स सेंट एंस में चली गई 11th 12th करने को मेरे डांसेस के पास। और बहुत अच्छा रहा मेरा एजुकेशन। पोस्ट दैट मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई 2013 में। तभी भी है कि मुझे 12th के बाद ऐसा था कि नहीं, अभी डांस तो मेरे को समझ में आ गया था, तो छोटी थी तब था कि हाँ कोरियोग्राफर बनना है। पर जैसे बड़े होते आपको पता चलता है कि हाँ ये तो पास ही नहीं होगा। मतलब जो आपको बोल रहे कि साइंस करना है, वो कोरियोग्राफर के लिए तो मतलब वो ऐसा हो गया कि मछली को बोले अभी तू पेड़ पे। हाँ, तो मतलब आई थिंक वो एक्सेप्टेड था मेरे अंदर कि ये ऑप्शन नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि मैं डांस को एज अ करियर चूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मुझे एयरपोर्ट मैनेजमेंट करना है, मुझे एयरपोर्ट्स बहुत अच्छे लगते थे। और फिर वो भी वर्कआउट नहीं हुआ, तो ठीक है अभी मेरे को ये था कि मुझे जामनगर से बाहर जाना है, वो बहुत क्लियर था मेरे अंदर। और मैं आ गई 2013 अहमदाबाद BBA करने के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी। जो भी मुझे 6 महीने में पता चल गया कि भाई है बड़ा पंगा है, ये तो नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, मेरा मन नहीं लग रहा है। मतलब आई एम नॉट इन्वॉल्व। अगेन उसमें जो लॉ का सब्जेक्ट था और जो लॉ की लैंग्वेज होती है लिखने की और पढ़ने की, वो मेरे को समझ में ही नहीं आती थी। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि तारे ज़मीन का लाल लाल एप्पल मुझे दिखाई नहीं देता था। तो इट फ्रॉम देयर मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया था चीज़ों में कि कोई वर्कशॉप आती है ये वो। सो आई फ्रॉम देयर माई थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। बट ये मेरी एजुकेशनल जर्नी BBA तक की ये थी। तो BBA जब आपने किया तो उस वक्त आपने बोला कि आपने साइंस ले लिया, लेकिन आपका कैपेसिटी नहीं था साइंस का। कैपेसिटी मतलब इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, इंटरेस्ट नहीं था। सो उस दौरान आपने अपने आप से कुछ डिप्रेशन वाला फेज निकाला? जी एब्सोल्युटली। मुझे याद है कि जामनगर जैसे शहर में वैसे बहुत छोटा है इन द सेंस कि आप कहीं भी हो, आप 15 मिनट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो एक्सट्रीम है उस सिटी का आप पहुंच सकते हो। अब ट्रैफिक है तो पता नहीं वो नहीं पता, बट लाइक ये कि वैसे शहर में भी आई फाउंड माई स्पॉट्स कि जहाँ पे मैं ट्यूशन्स बंक करके अकेली बैठती थी। जो लाखोटा लेक है जामनगर का, जो बहुत फेमस है, मुझे याद है कि मैं बहुत बैठी रहती थी वहाँ पे अपने ट्यूशन्स को बंक करके, क्योंकि 15-20 दिन गई, उसके बाद जाने की मेरी मेंटल कैपेसिटी ही नहीं थी कि मैं 1 घंटा भी वहाँ पे बैठ पाऊँ। और मेरे पेरेंट्स को ऑफकोर्स नहीं पता था। तो जब मैंने, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट इन द सेंस कि मैंने ऐसे बंक नहीं किया कि मैं मतलब स्कूल में है और मैंने डांस किया, मैंने वो अटेंड नहीं किया, इज़ अ डिफरेंट थिंग।
बट मम्मी पापा को ये बता के कि मैं ट्यूशन्स में जा रही हूँ, वो बता के मैं कहीं वहाँ पे नहीं हूँ और कहीं और हूँ, वैसे मैंने कभी बंक नहीं किया था। तो जब वो एक्सट्रीम शुरू हुआ तो मुझे खुद को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार ये ज़्यादा हो रहा है और अभी मुझे कुछ मतलब आई डोंट नो व्हाट टू डू। और मैंने अपने एक दोस्त थी मेरी जो अगेन मुझ में बहुत बिलीव करती थी, वो इतनी शी वर्क्स इन गूगल राइट नाउ, और वो इतनी ब्रेव थी कि उसने मेरे पापा को ऐसा बोल दिया था कि आप इसको आगे बढ़ने देना, इसमें बहुत टैलेंट है। तो ये सोचना कि आपके पास कोई ऐसा दोस्त हो जो खुद भी 10th स्टैंडर्ड में, मतलब आपके जितना ही है, वो कोई इतना बड़ा इंसान नहीं है एज में, बट वो आप में बिलीव करता है, वो इतनी हिम्मत भी रखता है कि वो आपके पापा को ऐसा डायरेक्टली बोल पाए। तो आई थिंक मैंने उससे बात की और फिर अल्टीमेटली मेरी मॉम जो है उसने मेरी लाइफ में 2 बार चाइल्डहुड में ऐसा किया है जब शायद पेरेंट्स को या हमको किसी को भी डिप्रेशन का टर्म इतना अच्छे से वोकैब में नहीं था, तब भी उसको पता था कि मेरी बेटी डिप्रेस्ड है या मेरी बेटी ठीक नहीं है। और मुझे याद है कि उसने मुझे बड़े प्यार से बिठा के पूछा था कि तुझे क्या हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी है ये पूछना। और आई थिंक जब शी स्टार्टेड टू आस्क मी दिस, आई वाज लाइक कि हाँ, और फिर मैंने सब कुछ बता दिया। एंड तो एब्सोल्युटली वो फेज़ आया था। मुझे लगता है कि आपका जिस चीज़ में मन नहीं है, अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से जब भी उसको करते हैं तो वो फेज़ आना बहुत स्वाभाविक है। मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको क्या करना है वो नहीं पता है ना तो चलेगा, लेकिन आपको क्या नहीं करना है ना ये पता होगा, वो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्या नहीं करना है वो। तो आपकी जो जर्नी रही, आपने क्या करे BBA के बाद आपने हाथ पैर मारना शुरू किया, तो वहाँ से लेके आप अभी इतने एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस बन गई, तो वहाँ तक की जर्नी कैसे रही? यानी वो हाथ पैर मारने में आपने क्या क्या ट्राई किया, क्या स्ट्रगल हुई आपको, कैसी आपकी वो जर्नी रही, उसके बारे में बताइए। ठीक है, आपने बहुत सही बात करी कि आपको क्या नहीं करना है ये भी आपको अगर पता चल जाए तो एटलीस्ट आप गलत जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो यही था कि BBA तो नहीं करना है। फिर ये भी समझ में आया कि 9 to 5 का जॉब भी मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं वो इंसान नहीं हूँ। तो वहाँ पे केस में ना एक रेडियो वर्कशॉप का वो लगा था बोर्ड, तो मैंने वो देखा और मुझे रेडियो में हालांकि ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट आई वाज लाइक ठीक है ये कुछ करते हैं। और मैं गई और वहाँ पे मैं मिली अभिषेक सर से, अभिषेक शाह जो कि हिलारो के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने एंकरिंग के लिए वो एक दिन आए थे सिखाने। और जब वो स्टूडियो में गए और उन्होंने हमको दिखाया कि कैसे बोला जाता है, तो सिर्फ वो साउंड कि आप कैसे बोलते हैं और आपकी आवाज़ से आप किसी का अटेंशन कैप्चर कर सकते हैं, वो स्टोरी टेलिंग, वो मुझे बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी। और उन्होंने अपना नंबर सबको दिया था कि आपको कभी भी कुछ भी, और ही यूज्ड टू वर्क इन आकाशवाणी एट द टाइम, तो कभी भी कुछ भी आपको समझ ना हो, कोई डाउट हो, सो इट वाज वेरी जेनरस, उन्होंने नंबर दिया था। फिर इट वेंट ऑन और मैं हाथ पैर मार ही रही थी। वो रेडियो वर्कशॉप ख़त्म हो गई, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ तो इंटर्नशिप मैंने की, खुद के प्रोग्राम्स बनाए, बट अगेन इट डिड लास्ट लॉन्ग क्योंकि वो मेरा इट वाज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू फॉर लाइफ। कॉलिंग नहीं थी अंदर से। हाँ, अंदर से कॉलिंग नहीं थी। मज़ा अच्छा था, बट उसके साथ जो एडिट आता है, जो वो सारी चीज़ें टेक्निकल आ जाती हैं, तो उसमें मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था। वहाँ से मुझे दूरदर्शन का एक एंकरिंग जॉब मिला, तो मैंने वो किया, तो मुझे लगा कि हाँ चलो ये अच्छा है, हाँ ये मतलब ये अच्छा है। और कैमरा, और मुझे ये भी पता चला कि मुझे कैमरा के सामने अच्छा लगता है। अब गोइंग टू द बैक, आई थिंक मुझे सबकॉन्शियस में पता था कि मुझे एक्टिंग करनी अच्छी लगती है, बट मैं जहाँ से आती हूँ, मैं जिस शहर से आती हूँ, वैसा नहीं कि वहाँ के लोग सपने नहीं देखते, ऑफ कोर्स देखते हैं, बट 90s में या 2000s में वो चीज़ें अलग थी जो आज है। और मुझे ऐसा था कि मतलब मुंबई एक्टिंग ये तो मतलब आपके दिमाग में नहीं आता कि आप ऐसा कर सकते हो। अगेन बहुत दूर की बात लगती है, लगता है कि हाँ देयर इज़ अ पैरेलल वर्ल्ड जहाँ पे सिनेमा बनता है और आप सिर्फ ऐश्वर्या राय को या रानी मुखर्जी को देखते हो, आप वो बन सकते हो
इज नॉट नेवर एन ऑप्शन और नॉट अ चॉइस लाइक दैट. तो मैंने उस चीज़ को कभी इतना ध्यान से देखा नहीं था, बट एंकरिंग और वो सब जब शुरू किया तो मैंने अगेन पहले घर में नहीं बताया था कि पूछूंगी और मना कर देंगे तो नहीं कर पाऊंगी, पर मिल गया है तो कर लेती हूँ. क्योंकि और ये आई थिंक मेरे लिए ये प्रिविलेज इसलिए हुआ क्योंकि मैं अहमदाबाद में रहती थी, पीजी में रहती थी, तो मैं ये कर पाई. जो लोग शायद अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो मैंने करके बताया कि अच्छा ना 7:30 बजे दूरदर्शन पे मेरा प्रोग्राम आने वाला है. एंड दे वर लाइक अच्छा. और फिर वो परसेप्शन चेंज होता, आप देखते हो कि टीवी पे आप ऑलरेडी आ रहे हो, आपको स्ट्रगल के बारे में बताना ही नहीं है. राइट. तो मेरे पेरेंट्स वर लाइक अच्छा हाँ. एंड देन तो ब्रॉडकास्ट आता है 7:30 बजे डैनी शाह का प्रोग्राम आने वाला है. ऐसे सब आपको भी आता है कि आपका प्रोग्राम 7:30 बजे आने वाला है. रिमाइंडर आता है. सो दैट चेंज. बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, अभी अगर मुझे ये फील्ड में जाना है और मुझे करना है तो शायद मैंने ऐसे बहुत सारे एंकर्स देखे थे. आई थिंक आयुष्मान बीइंग वन ऑफ देम. आयुष्मान कि आप डायरेक्टली एक्टिंग तक जब नहीं जा पाते हैं तो Why? आप कहीं और हाथ पैर मारते हैं होपिंग राइट. कि आपको वो चीज़ें कभी उस अपॉर्चुनिटी तक ले जाती है. तो मैंने भी यही सोचा था कि हाँ ठीक है तो एंकरिंग करती हूँ, इस बार पापा कुछ नहीं बोलेंगे. फिर धीरे धीरे करके आई विल मेक माई वे थ्रू. बट आई थिंक जितना मैं एक्टिंग के करीब आती गई उतना मेरा इंक्लिनेशन एक्टिंग के टूवर्ड्स बहुत बढ़ गया. और मैंने उपासना स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मास्टर्स ज्वाइन किया, परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर. घर पे बताया था मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ. आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट आई थिंक उस वक्त मेरे लिए उनको ये समझाना कि मुझे क्यों करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता. जबकि वो देखते नहीं, जब तक वो देखते नहीं कि मैं इस चीज़ को क्यों करना चाहती हूँ, या मुझे सिर्फ वो ग्लैमरस या जो उसके बाह्य सारे रूप है उसकी वजह से मुझे नहीं करना. मुझे अंदर से खुशी मिलती है, मुझे आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, आई एम गुड एट इट, मुझे इसीलिए करना है. तो मैंने सोचा कि नहीं मैं करती हूँ. ऐसे बोल दूँगी तो फिर वो उनको भी टेंशन रहेगा ये वो. और परफॉर्मिंग आर्ट्स में INT इंडियन नेशनल थिएटर कॉम्पिटिशन्स होती हैं अहमदाबाद में, और सारी कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था. और हम लोग फाइनल्स में पहुंच गए थे. मैंने अपने पापा को बुलाया देखने को. एंड प्ले ख़त्म होने के बाद जब मैं बाहर आई और जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा पता चल गया कि हाँ अब ये कुछ नहीं बोलेंगे. मतलब विपक्ष अब सरकार के साथ आ गया. हाँ घर का कि वही तो मुझे ये बहुत सही चीज़ अब लगती है इन रेट्रोस्पेक्ट. तब तो जो जैसे आ रहा था फ्लो में कर रही थी, लेकिन अब सही लगता है कि हाँ मुझे वो परस्यू करने का नहीं करना पड़ा क्योंकि उन्होंने देख लिया और मैंने उनको दिखा दिया कि हाँ दिखा दिया इन द सेंस दिखा दिया वैसा वाला दिखा दिया नहीं, बट मैंने परफॉर्म करके उनको दिखाया कि पापा मुझे ये करना है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है. हाँ आप देख सकते हैं कि मुझे ठीक ठाक आता है. एंड ही इज़ अ वेरी गुड क्रिटिक ऑल्सो. तो फिर वो जर्नी थोड़ी सी ईजी हो गई. उसके बाद भोर, जिससे मैं जयराज भाई से पहली बार कनेक्ट हुई, वो फिल्म हम मैनिफेस्ट करते हैं कि बने. और क्योंकि वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट किरदार है यशो का. और जब भोर कर रही थी, भोर एक्चुअली इसलिए लकी है मेरे लिए क्योंकि जब हम लोग भोर कर रहे थे उसके साइमल्टेनियसली मैंने हेल्लारो के ऑडिशंस दिए थे. उसके साइमल्टेनियसली हेल्लारो का नरेशन का कॉल आया था जब हम लोग ऑलरेडी शूट कर रहे थे और मैं अहमदाबाद वो स्पेशल नरेशन के लिए आई थी. एंड हेल्लारो वर्कड आउट. एंड हेल्लारो के बाद हेल्लारो ने जो हमारी ज़िंदगी में हेल्लारो लाया है, चाहे वो नेशनल अवार्ड ऑफ द बेस्ट फीचर फिल्म का हो या स्पेशल जूरी अवार्ड का हो जो सारी एक्ट्रेसेस को मिला, ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मेरी कल्पना के बाहर थी. अब आप सोचो कि जामनगर में पली बड़ी एक लड़की जिसने ये नहीं सोचा है कि एक्टिंग कैन बी एन ऑप्शन, उसके लिए अहमदाबाद में बैठ के, मुंबई भी नहीं जाए, अभी तक मैं गई नहीं हूँ मुंबई, अहमदाबाद में बैठ के आपके पास आपकी पहली ज़िंदगी की फिल्म आती है जिसको नेशनल अवार्ड मिलता है, जिसमें आपको भी नेशनल अवार्ड मिलता है. बहुत बड़ी बात. तो
आई थिंक इट, इट्स लाइक ओमेन, एक ओमेन है हाँ आपके लिए? पता नहीं हाँ कि मैं जा नहीं पाई तो चीज़ें मुझ तक आई, और आई थिंक आई मे बी बिकॉज सबकॉन्शियसली मुझे यही करना था, और सो मुझे ज़िंदगी भर यही करना है। तो हिल्लारो जब ऑफर आई, मुझे पता था हिल्लारो ऑफर आई अभिषेक सर ने हाँ offer किया, हाँ है ना। उसके बाद हिल्लारो का थोड़ा जर्नी बताइए कि क्या रहा, किस तरह से हिल्लारो का जर्नी, फिर उसके बाद अवार्ड्स मिले, उसके बाद ज़िंदगी में पलटाव, है ना, विरोध पक्ष बहुत सारे होंगे, उसके बाद तो एक्सट्रीमली विरोध पक्ष एकदम से सत्ता में आ गया, है ना, आपका जो भी विरोध पक्ष रहा होगा, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए क्या क्या रहा उसमें। हेलारो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली एक्ट्रेसेस में से बहुत सारे लोगों के लिए पहली फिल्म थी या पहली बड़ी फिल्म थी। तो हम सब ऐसे स्टेज पे थे कि हम सब सीख रहे हैं और हम बहुत मेहनत करें, मतलब किसी के पास कोई बैगेज नहीं है, कोई कुछ इस्टेब्लिश करके नहीं आ रहा है ना। तो जो सर थे और हेलारो की जो स्टोरी है उसमें उसके कोर में ही इतना दम है, स्पेशली बीइंग अ फीमेल। आई बिलीव कि एवरी पर्सन इन अ वे, बट मेनली विमेन, सारी लड़कियां जो हैं अपने जन्म से लेके इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ वो फेज़ में जाती हैं, और जहाँ पे उनको सप्रेशन की भावना महसूस होती है, चाहे वो अपने घर से हो या बाहर से हो या अपने काम के क्षेत्र में से हो, तो वो बहुत यूनिवर्सल फीलिंग है, वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वो पूरे सब जगह पे है, वेयर इन वुमेन आर सप्रेस्ड। तो वो बहुत यूनिवर्सल चीज़ को जिस तरीके से हम लोग गरबा के थ्रू प्रेजेंट कर रहे थे, जो सारी गुजरातियों के रग रग में होता है, तो आई थिंक वो पूरा एक्सपीरियंस हेलारो शूट करने का, उसमें से सीखने का बहुत ऐसा रहा है ना कि मुझे पता है कि जब भी आई विल डाई, और वो कहते हैं ना कि आपके लाइफ के जो बेस्ट मोमेंट्स है उसकी हाईलाइट आती है, तो अगर ऐसा होता है तो आई एम श्योर कि हेलारो की हाईलाइट होगी। और हेलारो में हम लोग सुबह रात को, वैसे तो बोला जाता है रात को 2:30 को हमारा कॉल टाइम होता था, तो 2:30 हम लोग जगते थे, 3:45 को सेट पे पहुंचते थे, 7 बजे रोल होता था। तो मुझे याद है कि एवरी डे 3:45 को जब हम सेट पे पहुंचते थे, और क्योंकि वो कच्छ का रन था, तो आपको इतने तारे दिखेंगे कि आपको आकाश इतना नहीं दिखेगा जितना आपको तारे दिखेंगे। तो मेरे लिए एवरी डे, एवरी मॉर्निंग ऑन द सेट ऑफ हेलारो वाज अ प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड। इट वाज और ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा तय किया था कि नहीं सेट पे जाना है फिर ऐसे आंख बंद करना है, वो क्योंकि वो माहौल ऐसा था कि वो नेचुरली हो जाता था कि एक बार ऊपर देख के ऐसा हुआ कि हाँ थैंक यू यार, मतलब आप जो भी हो, आपने मेरे को इधर, मतलब मैं इधर आ पा रही हूँ, मेरे को गूज़बम्स आ रहे कि मैं ये सेट पे आ पाती हूँ, उस क्षण के लिए मेरे को इतना काबिल बनाने के लिए जस्ट थैंक यू। सो हेलारो की जर्नी हैज़ जस्ट बीन थैंक यू। सो अभी गांधी भी आ रही है जी, प्रतीक गांधी के साथ, जी। हंसल मेहता, जी, राइट। अभी लोगों को लग रहा है कि जो भी एक्टर का जर्नी होता है वो रातों रात हो जाता है, है ना? आपका स्ट्रगल हम लोग सुन रहे हैं, तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें आप टूट चुके हो, आपको लगा कि यार अब इसके बाद कुछ नहीं बनने वाला, जी, ऐसा कोई फेज आया क्या? 100%। आई थिंक आर्टिस्ट की लाइफ में आते ही हैं ये फेजेस, क्योंकि बहुत अनसर्टेन होता है, आपको नहीं पता कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। तो वेन एवर वन प्रोजेक्ट इज़ एंडिंग, वो एंग्जाइटी शुरू होती है कि अब क्या है, पता नहीं है, आएगा कि नहीं वो भी नहीं पता। तो वो 100% आया था, और मैं अपने करियर के बहुत अर्ली फेज़ में ये समझ गई थी कि कोई एक प्रोजेक्ट से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती, अनटिल एंड अनलेस इट गोज़ लाइक बूम, तब तक नहीं बदलती। मेरे लिए हेलारो के बाद सब कुछ बदल जाएगा ऐसा वैसे भी मैंने नहीं सोचा था, बट गुजराती फिल्म्स में आई थिंक 2022 वो ईयर था मेरे लिए जब मेरी 4 फिल्म्स रिलीज़ हुई थी उस साल में, और उसके बाद 2023 में और 2022 में रिलीज़ हुई थी, मैंने किया कुछ नहीं था। 2023 और 2022 में मैंने सब्सटैंशियल एड्स के अलावा और कुछ शूट नहीं किया था। तो वो 2 साल मुझे बहुत ज़्यादा
सेल्फ डाउट्स हुए, मैंने ये भी सोचा कि क्या मैं जेन्युइनली ये मतलब शुड आई ऑप्ट फॉर अ प्लान बी। मैंने खुद का क्लोथिंग वो भी खोला मेंस के लिए। तो अगेन मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया, बिकॉज कभी कभी मुझे लगता है कि एज एन एक्टर it's quite a dependent job. You need a writer who is going to write a story. You need a director who wants to direct it. You need a producer mainly who is going to produce it. So many odds. There are so many, and then you need a casting director. And उसके बाद कॉस्ट्यूम डायरेक्टर आप उसमें फिट होते हो कि नहीं, राइट। you know? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास एक रोल आता है, उसके बीच में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा हो गया था कि यार ये मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ चीज़ें इस फील्ड की, तो इसीलिए वो फेज़ आया था एब्सोल्युटली। बट अगेन कि वो टाइम गया, उस टाइम में आई एम सो ग्लैड कि आई डिड नॉट कम्प्लीटली लूज इट, क्वाइट पेशेंट अबाउट इट। मुझे हम लोग ने कच्छ एक्सप्रेस की थी जिसमें मैं रत्ना मैम को मिली थी, रत्ना पाठक शाह, और उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो आई थिंक आई कीप विथ मी इज़ कि द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन एक्टर इज़ द वेट, एंड इफ़ यू कैन डू दैट तो फिर ठीक है, हो जाएगा, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। पावर। तो अभी मुझे वो समझ में आ गया कि ठीक है। इतने सारे कैरेक्टर्स निभाने के बाद कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगता हो कि ये कैरेक्टर मुझे निभाना है, ये कैरेक्टर्स मगर निभा लिया तो मेरा एक विश पूरा होगा? जैसे कि कोई नॉवेल आपने पढ़ ली हो, या फिर कोई फेमस स्टोरीज होती है जिसके ऊपर मूवीज जनरली बनती है, या फिर कोई ऐसे हिस्टोरिक कोई पर्सन हो, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर किरदार जो आपको ऐसा हो कि भाई ये निभा लूँ या फिर ये करूँ तो बहुत बढ़िया और रहेगा। क्यों करना है, वो भी एक बड़ा सवाल है ना। ये मैं थोड़ा उसमें वो क्या हाँ, मिर्च मसाला लेयर ऐड कर रहे हैं। लेयर ऐड कर रहे हैं। मैं सच कहूँ तो मुझे कोई एक ऐसा किरदार, वैसे मैंने अपने आप को बांधा नहीं और मैं बांधना भी नहीं चाहती। बहुत सारे ऐसे किरदार है जो मुझे करने हैं। काजल ओझा वैद्य की एक नॉवेल है, एक सांजनू सरनामू, ऐसा कुछ, सांजनू सरनामू, हाँ ऐसा कुछ नाम है उसका। और मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रही थी तो मैं ऐसे रोए जा रही हूँ और पढ़े जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, पेजेस चेंज करे जा रही हूँ। तो उसकी जो कैरेक्टर्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मुझे एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी करने की बहुत इच्छा है। मुझे पूरा बॉलीवुड मसाला लिपसिंग करके डांस भी करना है, और ये सारी चीज़ें मुझे उतनी ही शिद्दत से करनी है जितना कि वैसे बोलता है ना कि कोई एक चीज़ ऐसा करना है। हाँ, मुझे ऐसा सारी चीज़ें करनी है, तो ऐसा कोई एक नहीं है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। शाहरुख खान है, सारी दुनिया हाँ मुझे हाँ चाहिए, हाँ, इस तरह के ही। मेरा ना कॉलर ट्यून है कि एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिशा एक एक में पूरी करा। तो सब पहले मेरा कॉलर ट्यून होता था सीक्रेट सुपरस्टार का एक गाना है कि सपने रे सपने सपने मेरे सच हो जाना। फिर जब हेलारो हुआ और नेशनल अवार्ड हुआ तो मेरे को लगा कि यार ये तो हो गया, हाँ हाँ। और ये तो इतना जल्दी हो गया, अब मैं क्या करूँ। फिर मेरे को अभी नया गाना, मतलब नहीं होता कि एक गाना होता है जो आपको डिफाइन करता है या आपको एक आइडेंटिटी देता है, हाँ आपको पुश देता है, आपको वो सेंटर्ड रखता है कि हाँ ये जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें जो आप फील कर रहे हो, हाँ उसके साथ। तो फिर मेरे को अब तो नया गाना कि सपना एक सपना था तो पूरा हो गया। तो अभी फिर कि हाँ 100 सपने होंगे तो उसको पूरा करने में टाइम, ये लंबा चलेगा गीत, लंबी खत्म कर तो ये सफ़र बहुत लंबा है। भी सफ़र लंबा होता है ना, तो क्या होता है कि हम लंबे सफ़र में खाना लेके जाते हैं, पीना लेके जाते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारी अच्छी चीज़ें जो हमको अच्छी लगती है वो लेके जाते हैं। हाँ। तो आपके इस सफ़र में आप अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं या लेकर आए हैं, जिसके आपकी बॉडी आपने मेंटेन किया, आपका स्किन टोन मेंटेन किया, सब कुछ मेंटेन है ना। तो ये लोगों का क्वेश्चन है, तो उनको पूछना कि ये इस तरह किस तरह से उन्होंने मैनेज किया, कैसे हो रहा है सब कुछ। हाँ बढ़िया से। हाँ ऐसे हो रहा है ना कि मैंने सारी गलत चीज़ें कर ली, अच्छा फिर पता चला कि ये तो नहीं हो रहा। क्रैश डाइट्स तो नहीं हो रही है, बहुत कुछ आयुर्वेदिक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जो आई थिंक अभी भी बहुत रूम है मेरे लिए, बहुत कुछ मुझे खुद को ऐसा है कि जो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है।
तो ये मुझे समझ में आया कि ये these two are the keys। और कुछ ऐसा करो आपकी लाइफ में when it comes to health and lifestyle कि जो आप ज़िंदगी भर कर पाओ। एक दो टिप्स जो लोग सुन रहे हैं। या मैं ना वही बोल पाऊँगी जो मैं करती हूँ अभी। तो अभी के लिए what I really do is I make sure कि मेरे सारे मील्स में फाइबर हो, वेजिटेबल्स हो। फिर वो सूप के उसमें हो या सैलेड के उसमें हो, या फिर सिर्फ बॉयल खा जाती हूँ। जैसे अगर मुझे सिर्फ पोहा और चाय खाना है तो फिर मैं बीट और गाजर और कुछ भी, मतलब एनी वेजिटेबल्स दैट आई हैव, आई जस्ट बॉयल इट, salt and lemon, and I'll have it. So have fiber and walk. हाँ, वाह, Basics. ये बढ़िया है, वॉक वाला बढ़िया है। बाकी हम तो वड़ा पाव, भाजी पाव, ये सारा हमको हाँ, तो थोड़ा वही कि अगर आप वड़ा पाव खाने वाले हो हाँ, तो आप अपने साथ एक ककड़ी रख सकते हो, अच्छा, या तो वड़ा रास्ते पाव में में से ककड़ी डाल के खा नहीं, ऐसा? पहले ककड़ी खा लो अच्छा, फिर वड़ा पाव खा लो। वाह, तो पिज्जा खाओ पहले ककड़ी खा लो, बहुत बढ़िया, ये अच्छा है। बहुत ये- बढ़िया मंत्र है ये। मतलब उससे बस ये होगा कि अगर आप फाइबर खा रहे हो तो फाइबर आपका सही। ब्लड शुगर थोड़ा लेवल अप होगा, बहुत स्पाइक नहीं करेगा, जितना मैंने सीखा है, पढ़ा है और सुना है ये ऐसे ही पॉडकास्ट के जरिए। Experience किया है। हाँ, तो उसके जो जरिए। लोग वड़ा पाव खाते हैं वो आसान लोग हो जाता है काकड़ी ना, खाए। फाइबर साथ में है तो डाइजेशन बढ़िया हाँ, रहता है। एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली। तो अभी ये तो बात हुई डाइट की, तो आपका फेवरेट खाना ऐसा कौन सा खाना है जो आप 2 ककड़ी लेके रखते हो कि भाई ये तो ये खाना गुलाब जामुन खाना है मुझे, 2 ककड़ी पहले खा लूँ, ऐसा कुछ? नहीं, स्वीट में तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। हाँ, ये तो नेशनल फूड है गुजरात का। आह, और पर्टिकुलरली लड़कियों में तो हाँ, हाँ, बहुत। तीखी वाली। तीखी वाली। हाँ। और वो पूरी ना पूरी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो पतली छोटी पूरी तो पानी आता ही नहीं है उसमें, कुछ समझ में नहीं आता फिर मुझे। ब्लोज नहीं होने चाहिए ना, वो होना चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। पानी पूरी यूनिवर्सल कहीं के भी खा लो, उससे डिसेंट खाने की टेस्ट तो मजा आ ही आती है। जाएगा, वो सेफ होता है। वो वन ऑफ द ऐसा फूड है कि उसको आप जानबूझ के भी खराब नहीं कर सकते, वो टेस्ट तो बढ़िया ही हाँ। रहता है, वो हाँ, कोई भी बढ़िया बना रहता लेना तो टेस्ट अच्छा ही हाँ, रहता है। अच्छा ही रहता है, एब्सोल्युटली। सो पानी अच्छा। पूरी है इस चीज। अभी जब रजत कमल आपको मिल रहा था, है ना, उसके बाद आप बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र मोदी जी से मिले, तो कुछ बातचीत हुई क्या? क्या कैंप हो, कैसे हुआ? हाँ हाँ, उन्होंने गुजराती में बात करी थी। अच्छा, और क्या बात बहुत हम सबको मतलब शाबाशी दिया था उन्होंने कि गुजराती फिल्म्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और स्पेशली कि कच्छ पर मतलब कच्छ में शूट हुई वहाँ पे आधारित सी ऐसी एक कहानी जिसको नेशनल नहीं पर वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने हम सबके साथ फ़ोटोज़ लिए थे, और वही कि ही वॉज़ वेरी प्राउड एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी दैट Right. गुजरातीज हैव डन दैट। और Very मुझे good. इतना फैसिनेटिंग लगा था उनको गुजराती बोलते हुए सुना, बिकॉज जब से मैं बड़ी हुई, लाइक आई हैव सीन हिम एज द प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने चीफ मिनिस्टर जब वो थे शायद तब भी उनकी इतनी स्पीचेस नहीं देखी थी, जब मैं छोटी थी, तो मुझे पता नहीं था कि वो गुजराती ऐसे बोलते, मतलब अच्छा। होता है ना कि जैसे अगर ऐश्वर्या राय या एकदम से गुजराती हाँ बोलने एक लगे। तो आपको ऐसे अरे यार, ये Right. होता है। आपके पर्सनल रिलेशन के बारे में, आपके जो हाँ। हस्बैंड है हाँ। बहुत अच्छे सिंगर हैं, हाँ तो और ये बात हो रही थी जब हमारी, तो बोले आपकी उनसे पहली मुलाकात बोर्ड जी। के समय हुई थी, हाँ। और फिर तो वो आपकी लव स्टोरी के बारे में अगर कुछ बता सके। सो भोर जो हम जयराज भाई के साथ हम लोग शूट कर रहे थे, उसका एक गाना है जो हमने शूट किया है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो गाना बलराज ने गाया था, तारा विरहमा। तारा विरहमा। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। तो वो उन्होंने गाया था, और उस वक्त सो बेसिकली ऐसा है कि उपासना में वो भी पढ़े हैं, वो वोकल्स में थे और मैं थिएटर में थी, पर उन्होंने पास आउट किया और मैंने एडमिशन लिया, तो हम कभी मिले नहीं थे। मुझे सिर्फ पता था कि बलराज शास्त्री इज़ माई सीनियर, वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, बट वी हैड नेवर मेट। भोर के सेट पे मुझे पता चला कि उन्होंने गाया है। मैंने उनको फेसबुक पे मुझे याद है मैसेज किया था, एंड ही गेव मी इज़ नंबर कि यार मेरे पास ये गाना है नहीं, आप मुझे भेजेंगे। हाँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो फेसबुक पे भी मांग सकता था गाना, हाँ। और उसने मेरे को नंबर दिया। जोक्स अपार्ट, बट हम लोग ने कभी वैसे बात नहीं की थी। 2022 में उसको कोविड हुआ था, मैं शूट कर रही थी, उनके पास काफ़ी टाइम था,
ऐसा उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे वो रिएक्ट करना शुरू किया। और उस टाइम पे ना ऐसा था, पता है आपको, कि इंस्टाग्राम में एक डिफॉल्ट हार्ट आता था हाँ चैट में, जहाँ पे आप टाइप करते हैं उसके बाद अब सिर्फ यू जस्ट हैव टू, इट वाज अ डिफॉल्ट हार्ट। ऐसा नहीं कि आप वो स्माइली में जाके स्पेशल, तो मैं ऐसा सबको भेजती थी इजी। सिग्नल गया, तो उनको ऐसा हो गया सिग्नल आया कि तो दिल आ रहे आपने दिया था। अपने, तो उन्होंने मेरे को बताया भी चिट्ठी आई है। बताया भी सही कि बड़े दिल भेज रहे हो आप, बड़े दिलदार हो, ऐसा कुछ चीज़ी सा उसने मेरे को बोला था। मेरे को ऐसा हो गया था कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है। फिर हम लोग ने बात करनी शुरू की एंड वी मेट, और आई थिंक हम जो पहली बार मिले थे तो हम लोग 7 घंटा एक साथ कैफ़े में बैठे थे। मैराथन का सो आई थिंक हम दोनों जो इंसान है बहुत अलग है वैसे, इन द सेंस हमारी जो लाइक्स है, डिसलाइक्स है, आदतें हैं, बहुत डिफरेंट है। बट हम जैसे कोर में इंसान है, जैसे हम दोनों के वैल्यूज़ हैं, और कि पैसों को लेके हम दोनों का नज़रिया क्या है, लाइफ को लेके हम दोनों का नज़रिया क्या है, ट्रस्ट, सेफ्टी, रिलेशनशिप, उन चीज़ों को लेके हम दोनों के जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत मैच होते हैं। और सेम है हालांकि एक्चुअली, अगर मेरे साथ कुछ, मतलब मुझे अगर किसी के बिहेवियर से मुझे शॉक लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि यार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, तो हम दोनों सेम पेज पे होते हैं। उसको भी ऐसा लगता है तो कि हाँ कोई इंसान ऐसा, मतलब यू नो, क्योंकि कभी कभी होता है रिलेशनशिप्स में कि आप वैसे वाले सेम पेज पे नहीं होते हो, कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो होता है, मतलब हमने भी किया होगा, एंड बट हम दोनों के लिए जब भी अगर कुछ गलत है मोरल वाइज तो वो एक साथ होता है। तो दैट वेज आवर रिलेशनशिप इज़ ब्यूटीफुल। और वो बहुत अच्छा सिंगर है, और शादी से पहले बोला था उसने कि रोज़ एक गाना गा के सुनाएगा। अच्छा, अभी अभी नहीं हो रहा है, नहीं होता यार, वो कुछ चीजें कहने के लिए तो होती हैं। शादी बेचारा के बोलेगा, बाद फिर वो बोलेंगे कि भाई मैं तो यार बाहर भी गाता हूँ। हाँ वही बोलता है तुम कि मेरे को आप मेरे को बाहर तो आते हो, बोलता है कि यार तुम आती तो हो शो में, सुन लो बस हो गया, ऐसा होता है। Shortcut आप यहाँ बोल दो उनको कि भाई अभी देखो चांस है, चालू कुछ नहीं, वो मेरे को ऐसा बोलेगा कि प्रॉब्लम है ना, चलो वापस डेट करते हैं। हाँ, सही। तो को बोल दिया मैंने, को बोले कि तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुमने इतना शॉर्ट डेट करके शादी क्यों की, डेट लंबा कर लेती। हाँ, तो आदत पता लग जाती थी। तो लाइक ठीक है चलो कोई चलेगा, बात उतना नहीं। तो चल सकता है, अभी चाय बना देता है रोज, तो कॉम्पेंसेट हो जाता है। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो हम एक बात, थोड़ी अलग बात करते हैं। हम हर एक पॉडकास्ट में ये बात पूछते लोगों से कि आपके पास अगर सब सत्ता है, सभी तरह की ताकत आपके पास है, और आप दुनिया में 3 चीज़ें बदलना, तो वो 3 चीज़ क्या होगी? और सबसे पहली होगी हेल्थ, इन द सेंस दैट देयर इज़ अ बुक कॉल्ड कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। उसमें ऐसा है कि, और पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका हल हमारे पास नहीं है, जिसका हल हेल्थ इंडस्ट्री के पास नहीं है, डॉक्टर्स के पास है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास है, बट बिकॉज एक इंडस्ट्री को चलाए रखना है तो कुछ चीज़ें कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होती हैं, एंड दिस इज़ एज अ होल। तो ऑफकोर्स ये मेरी 100% के समझ के बाहर का विषय है, पर जितना अगर 3 चीज़ें होती तो उसमें से फर्स्ट होती हेल्थ, कि हाँ कि जो रूट कॉजेज़ हैं, जो बहुत सारे लोग अभी जो गट न्यूट्रिशनिस्ट है उस चीज़ पे काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कैंसर होता है और उसकी आप ट्रीटमेंट करते हैं, फिर वो रिलैप्स होता है, उसकी आप ट्रीटमेंट करते हैं, पर उसका रूट क्या है? आपके इमोशंस, आपका फूड, आपका लाइफस्टाइल, वो चीज़ उत्पन्न कहाँ से होती है, वो सेल्स बिगड़ते कहाँ से हैं? मेरी जितनी समझ है उतना मैं इस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इससे जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी उससे कुछ ज़्यादा। सो हेल्थ वुड बी एम्प्लॉयमेंट। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं जो बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या करना भी नहीं है, या वो चीज़ें आती नहीं है जहाँ से वो पैदा होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ट्रेनिंग से लेके ऐसे जैसे कि हम देखते हैं, जैसे आपकी स्टोरी ले लीजिए कि आप जामनगर में थे तो आपको लगता था कि ये मुंबई एक पैरेलल वर्ल्ड है, ये जो बॉलीवुड चल रहा है, हाँ, तो वो सपना कोई देख सके कि भाई
कोई भी चीज़ मुझे अगर करनी है तो तो उसके रास्ते थोड़े से क्लियर आसान हो, हो, आसान हो। इजीली अवेलेबल हो जो हाँ, करना है। because I feel the more there is employment, the less we might have poverty. So that, and I think I would like to have a lot of happiness camps and exercises. Because मुझे ऐसा लगता है कि जितना सोशल मीडिया और जितना एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आज हमारे पास है, उसकी वजह से हमारा दिमाग इतना ट्रेन नहीं है टू ग्रास्प सो मच ऑफ नॉनसेंस एट द सेम टाइम। यू नो, देयर इज सो मच। अगर आप इंस्टाग्राम आज खोलते हो तो आप विद इन 2 minutes 10 डिफरेंट टॉपिक्स पे रील्स देखने वाले हो, जिसका शायद आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, हम लोग नेचर के उतना करीब नहीं हैं, जिसकी वजह से हम खुद को ही पता नहीं है बट डिप्रेस्ड फील करते हैं कभी कभी। वी डोंट इवन नो कि हमको आज बस नहीं मज़ा आ रहा है, एनर्जी पूरा डाउन होता है। तो आई थिंक ऐसी कम्युनिटीज़ और ऐसे कैंप्स मुझे अच्छे लगेंगे जहाँ पे लोग साथ में आए, जहाँ पे फ़ोन साइड में हो, जैसे अभी हमारे 1 घंटे से साइड में, वी आर जस्ट टॉकिंग। सो आई थिंक दैट बहुत बहुत बढ़िया बात है आपने कही। मैंने से सोचा नहीं था कि सारे टॉप ऑफ दी हेड में जो भी आया। बहुत बढ़िया है। अभी इंडिया में जो एक सर्वे हुआ था कि भाई 50% ऑफ द फैमिलीज ऐसे हैं कि भाई वो एक बड़ी बीमारी से उनकी फैमिली दूर है, पॉवर्टी से दूर है। बस एक बड़ी बीमारी उनके घर में किसी को भी हो गई, जैसे कि कैंसर हो गया, हाँ, तो वो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। तो ये एक जरूरी है, इन सब ये मुद्दों पर सबको बात करनी चाहिए। एंड आई थिंक द हैप्पीनेस एंड दैट इज आल्सो रिलेटेड टू हेल्थ। सर्कल, इट्स अ सर्कल, पूरा एक स्फीयर बनता है जो सब साथ में है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हम वैसे भी बहुत गिरते जा रहे हैं, तो हम लोग हैप्पीनेस अलग बात है। खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बहुत जरूरी है। खुश रहना क्या है कि फ्री में, उसमें टैक्स भी नहीं लगता, ना जीएसटी, ना वेट, ना कुछ नहीं लग रहा। तो एक आखिरी सवाल आपका स्पिरिचुअलिटी पे, कि आप स्पिरिचुअली कोई प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर आप क्या मानते हैं आपने ये इतना सब इतने कम उम्र में अचीव किया? तो हर एक की, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक बंदे की एक स्पिरिचुअल साइड होती है जी। तो आपका क्या मानना है उसमें? मेरे लिए ऐसा कोई एक भगवान नहीं है जिसका कोई एक नाम है जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ जस्ट व्हाट आई फील इनसाइड माई सेल्फ, जो मेरे अंदर है। मैंने अगेन स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस ट्राई की है, बट कहीं ना कहीं व्हेन इट गेट्स अटैच्ड टू अ रिलीजन, तो वो फिर मुझे ऐसा लगता है जो कंपल्शन आता है ना उसके साथ, तो फिर वो मुझे घुटन सी महसूस होती है उस चीज़ में। इसीलिए अगेन आई फील स्पिरिचुअलिटी इज़ व्हाट इज़ फ्री, इट्स एक्सपैंड, आपको खुला, आपको ह्यूज महसूस करवाएगी। अगर उससे ऑपोजिट कुछ है तो फिर वो मुझे ठीक नहीं लगता। और मुझे अभी बहुत ऐसा महसूस हुआ है और मैंने रिफ्लेक्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी फील करना और उससे नज़दीक जाना म्यूज़िक के ज़रिए बहुत इमीडिएट हो जाता है। फॉर वेरी बेसिक सॉन्ग लाइक लगान का एक सॉन्ग है मितवा सुन मितवा, तो जब मैं वो सुनती हूँ कि तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है, तो मेरे लिए इतना, मतलब मेरे को अंदर से इतना चौड़ा महसूस होता है, तो मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी हो जाता है। वो मोमेंट जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो कि यार ये सब कुछ तो मेरा है, मेरे को क्या डर है। तो व्हेन मेरे को इतना समझ में आया कि जब म्यूज़िक आपके साथ ये कर सकता है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें स्पिरिचुअलिटी लगती है, और अभी के लिए ये है, उसके बाद का पता नहीं। सो डेनिसा, थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा रोलर कोस्टर बताया हमको। जामनगर से लेके आप निकले, अहमदाबाद आए, फिर आपने ट्रेनिंग ली, फिर आपने हिल्लारो किया, हिल्लारो के बाद आप प्राइम मिनिस्टर से मिले और वो गुजराती में बात की। तो बहुत अच्छा लगा हमको आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम, अभी आपकी गांधी आ रही है, उसके लिए हम आपको बहुत हम मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम गांधी पे मिलेंगे शायद, ऐसा है ना? प्रतीक भाई को भी बुलाएंगे। हाँ, प्रतीक गांधी को भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स नाइस, थैंक यू।